अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और पाकिस्तान सुपर लीग में जिस चीज़ का सबको इंतज़ार था वो आखिरकार हो चुकी है और दो नई टीमों का एडिशन हुआ है पाकिस्तान सुपर लीग में, जिसमें पहले 7वें नंबर पर हैदराबाद फ़रोख्त हुई, 8वें नंबर पर सियालकोट की टीम जो है वो फ़रोख्त हुई। एक अच्छे पैसों में फ़रोख्त हुई। हैदराबाद की टीम 175 करोड़ सालाना में फ़रोख्त हुई और सियालकोट की जो टीम है वो 185 करोड़ रुपए सालाना में फ़रोख्त हुई। और 10 साल के लिए ये फ़रोख्त हुई हैं टीमें। 10 साल तक जो है वो ये मालिकान पाकिस्तान सुपर लीग के साथ रहेंगे। और PSL 11 में पहली मरतबा 11 टीमों के साथ ये एडिशन होगा। इससे पहले जो 10 एडिशन है वो 5 या 6 टीमों के साथ हुए। अब पहली मरतबा 8 टीमों के साथ ये पाकिस्तान सुपर लीग होने जा रहा है, जिसकी ड्राफ्ट की तैयारियां भी जारी हैं। दीगर जो प्लेयर्स की जो रजिस्ट्रेशन का अमल है वो भी जारी है, फॉरेन प्लेयर्स की जानिब से रजिस्ट्रेशन भी जारी है। तो तमाम तर चीज़ें जो T20 वर्ल्ड कप से बाद जो है वो पाकिस्तान को मुकम्मल करनी है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के बाद ही पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजेगा 5-6 ग्राउंड्स पर पाकिस्तान के। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब, जिन्होंने बहुत सारी इंटरनेशनल क्रिकेट भी कवर की है, बहुत सारी PSL के इब्तदाई दौर भी कवर किए हैं जब PSL स्ट्रगल कर रही थी, वहाँ पर भी हमने इनको मौजूद पाया। वेलकम टू द शो माजिद भट्टी साहब, और सबसे पहले शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। क्या समझते हैं ये जो दो नई टीमें फ़रोख्त हुई हैं, जिसमें हैदराबाद है, सियालकोट है, एक्सपेक्टेड था कि ये इतने में फ़रोख्त होंगी या इससे भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी? सबसे पहले इमरान, आपका शुक्रिया। और ये जो PSL की जर्नी थी, मैं 2016 से अब 2026 में 11वां एडिशन हो रहा है, तो मुझे एजाज रहा कि मैंने जो दुबई में जितने एडिशन हुए, फिर लाहौर में जो टूर्नामेंट्स के फाइनल हुए, फिर कराची, तकरीबन सारे 10 के 10 PSL कवर किए। और मेरा ख्याल में जो आपका बुनियादी सवाल था, मुझे तवक्को नहीं थी इमरान। मैं समझ रहा था कि शायद कोई 1.5 अरब तक या 1 अरब 60 करोड़ तक ये जाएगी। लेकिन देखें, इससे दो चीजें जाहिर होती हैं। इतने बड़े अमाउंट में माशाल्लाह टीमों का फरोख्त होना, पाकिस्तान क्रिकेट का ब्रांड जो है ना, उसकी आज भी वैल्यू है। हमारे पड़ोस ने हमारे साथ क्या कुछ नहीं कर दिया। हमारे साथ बायलैटरल क्रिकेट खत्म कर दी, अपने प्लेयर्स को वो PSL में नहीं भेजते। पिछले साल PSL के दौरान ही पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई, फिर ब्लास्ट हो गया पिंडी स्टेडियम के बाहर। लेकिन आप देखें, PSL की जो मकबूलियत है उसमें कमी नहीं आई। तो मेरा ख्याल में मोहसिन नकवी साहब मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, सलमान नसीर मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, बल्कि पूरी उनकी जो टीम है वो मुबारकबाद की मुस्तहक है। फिर उन लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के ब्रांड को एक ऑस्ट्रेलिया से हमारे दोस्त आए जिन्होंने हैदराबाद की टीम, वो सियालकोट की टीम खरीदी। अमेरिकन जो थे उन्होंने हैदराबाद की टीम खरीदी। देखिए, अब ये मरहला तो मुकम्मल हो गया। अब अगला मरहला ये है कि प्लेयर रिटेंशन का मसला है कि क्या PSL की इंतजामिया जो है वो 3-3 5-5 प्लेयर्स को रिटेन करने की टीमों को इजाजत देती है। क्योंकि बास टीमें ऐसी हैं, मिसाल के तौर पे लाहौर कलंदर्स को अगर ले ले, जो इस वक्त चैंपियन टीम है, वो कहते हैं कि जी शाहीन शाह अफरीदी, फखर जमान, हारिस रऊफ, ये तो हमारे फेसेस हैं, हम इनको नहीं छोड़ सकते। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो कहती है कि शादाब खान हमारे प्लेयर हैं। लेकिन अब ये जो नए मालिकान आए हैं जिन्होंने इतना बड़ा सरमाया लगाया है, इनका कहना है कि जी हमारे पास भी अच्छी क्वालिटी के पाकिस्तानी प्लेयर्स मौजूद होने चाहिए। तो मेरे ख्याल में इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। फिर एक और जो सिनेरियो है जिसकी वजह से शायद कुछ बड़े प्लेयर्स पाकिस्तान आने से हिचकिचाते हैं, वो प्लेयर्स को दिया जाने वाला पैसा है। हम लोग प्लेटिनियम कैटेगरी में, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो शायद ₹3 लाख, $3.25 लाख दे रहे थे लास्ट ईयर तक। तो ये मेरा ख्याल अगले 2-3 हफ्ते में ये सारी चीजें अनफोल्ड होंगी। लेकिन मेरा ख्याल में ये सारा जो हुआ है 2 दिन पहले इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में, बड़ा जबरदस्त शो किया PCB ने, और फिर उतना ही अच्छा रिस्पांस आया। एक और चीज जो मोहसिन नकवी साहब का मैंने एक और
क्लिप देखा, वो कहते हैं कि, बल्कि मैंने भी इस पे स्टोरी दी थी सबसे पहले, कि इस साल मुल्तान सुल्तान्स को पीएसएल मैनेजमेंट या पीसीबी खुद चलाएगी। हम्म। वो कहते हैं कि जी पीएसएल के ओनर्स तो कहते हैं कि हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो हम लोगों को बताएंगे कि जो लोग नुकसान का दावा करते हैं कि किस तरह इसमें से मुनाफा आता है। लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल में 11वां एडिशन, 8 टीमें, अच्छे मुकाबले होने चाहिए। तो अच्छा होना चाहिए हैदराबाद और सीज़न। भट्टी सियालकोट, साहब, आपने नजम सेठी साहब का जिक्र किया। नजम सेठी का जिक्र करना शायद आप भूल गए, क्योंकि नकवी पीएसएल इंतज़ामिया का आपने जिक्र किया, लेकिन मैंने भी आपके साथ शुरू में 1-2 सीज़न जो है वो दुबई में कवर किए हैं। बड़ी एफर्ट की थी नजम सेठी साहब ने, बड़े इब्तदा में शुकूक व शुबहात थे कि ये लीग चलेगी नहीं चलेगी, और फाइनल जब दूसरे एडिशन में आ रहा था उस वक्त भी बड़े शुकूक व शुबहात थे, कुछ प्लेयर्स विड्रॉ भी कर गए थे, तो बड़ा मुश्किल टाइम था। लेकिन जो नजम सेठी ने भी शुरू में मेहनत की, और जिस तरह से मोहसिन नकवी ने उसका हक अदा किया कि उनको कॉल की जब 2 टीमें फ़रोख्त हुई थी, तो मोहसिन नकवी ने नजम सेठी को भी कॉल करके मुबारकबाद दी। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि ये पौधा तो नजम सेठी का लगाया हुआ है। बल्कि उससे भी थोड़ा पहले चले जाए तो जका अशरफ ने इस एफर्ट्स का आगाज किया, लेकिन वो शायद उसको पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सके। हम्म। लेकिन नजम सेठी और उनके साथ नाइला भट्टी, सलमान नसीर भी शुरू में उनके साथ थे, हैसियत उनकी डिफरेंट थी, लेकिन वो पूरी इंतजामिया मुबारकबाद का मुस्तहक है कि उनका लगाया हुआ पौधा आज तनावर दरख्त बन गया है। और फिर मोहसिन नकवी साहब ने बड़ेपन का मुजाहरा किया कि उनको कॉल की। तो आज पाकिस्तान की क्रिकेट देखें जहां भी है, हमारे जो पीसीबी के सरबराह रहे हैं माजी में, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, क्रेडिट डिसक्रेडिट सब उन्हीं को जाता है। लेकिन जब पीएसएल की बात होती है तो ये बिल्कुल कहानी जो है, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि नजम सेठी साहब के नाम के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। और मैं और आप बिल्कुल, मुझे याद है हमने दुबई, शायद शारजा, अबू धाबी में शुरू के एडिशंस कवर किए, तो नजम सेठी साहब ने जितने अच्छे तरीके से इसका आगाज किया था, अब वो बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। उम्मीद है कि 11वां एडिशन और मजीद बेहतरी के साथ शुरू होगा और कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर होगा। अच्छा भट्टी साहब, ये अब क्योंकि किसी को पता नहीं था कि कौन सी 2 नाम होंगे पाकिस्तान सुपर लीग में, सबसे ज़्यादा जो इम्कान जाहिर किया जा रहा था फैसलाबाद का जाहिर किया जा रहा था कि यार उसके पास होम ग्राउंड भी है और एक पॉपुलैरिटी भी है, उसकी बड़ा सिटी है। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली सियालकोट को चूज़ किया गया, हैदराबाद को चूज़ किया गया, तो दोनों के पास अभी होम ग्राउंड नहीं है। तो इतनी जल्दी तो मुझे नहीं लगता होम ग्राउंड इनके कंप्लीट होंगे या रेनोवेशन का काम हो जाएगा। हैदराबाद शायद हो सकता है पॉसिबल हो, क्योंकि उसमें अभी कुछ अर्सा पहले थोड़ा सा काम हुआ था। सियालकोट का तो मुझे इतना स्टेटस अभी पता नहीं है, लेकिन पता ये है कि हालत जो है वहाँ बुरी है। तो 11वें सीज़न में तो इन दोनों टीमों को शायद हम होम ग्राउंड पर खेलता हुआ ना देखें, 12वें सीज़न में शायद हो सकता है कि दोनों टीमें होम ग्राउंड पर खेलें। इमरान, कल मैंने किसी और प्रोग्राम में भी ये बात कही थी कि मैंने अपनी जिंदगी का पहला टेस्ट मैच 1976 में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, चौथा दिन था टेस्ट मैच का, वो नियाज स्टेडियम हैदराबाद में मैंने जिंदगी में पहली बार कोई इंटरनेशनल मैच स्टेडियम जाके देखा। और चौथे दिन हाउसफुल था, पाकिस्तान वो मैच जीत गया। फिर हमने 87 का वर्ल्ड कप भी नियाज स्टेडियम में उसके मैचेस कवर किए। 96 के मैच भी नियाज स्टेडियम हैदराबाद में हुए। फिर एक बार जब डॉक्टर नसीम अशरफ थे 97 में गालिबन, सॉरी 2007 की बात है, फिर नियाज स्टेडियम की रेनोवेशन हुई। लेकिन आज नियाज स्टेडियम इतनी अच्छी हालत में नहीं है कि नियाज स्टेडियम में मैच हो सके। सियालकोट का जो जिनाय स्टेडियम है उसकी भी यही हालत है। देखें, अब पीसीबी के पास 2 चैलेंजेस है। कोयटा ग्लैडिएटर, उसके पास होम ग्राउंड नहीं है। वो पहले अपने होम मैचेस कराची में कराते थे, लास्ट ईयर उन्होंने गेट मनी के लिए लाहौर को चूज किया। पिशावर जलमी, अभी भी अरबाब नियाज स्टेडियम, वहां पर मैचेस नहीं होते। तो सियालकोट और हैदराबाद, यहां पर ग्राउंड को बेहतर करने के साथ साथ वहां होटल्स का भी मसला है कि दोनों शहरों में इतने अच्छे और क्वालिटी के होटल्स नहीं है कि टीमें वहां ठहर सके। या तो फिर टीमों को फ्लाई करके लाया जाए या बाय रोड वो ट्रेवल करें।
तो चैलेंजेस है। मुझे तो लग रहा है कि आप इस साल की बात कर रहे हैं, शायद अगले साल भी बहुत अगर स्पीड में काम हो तो फिर इन दोनों शहरों में मैचेस हो सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 2025-26 का जो बजट था उसमें नियाज स्टेडियम हैदराबाद में फ्लड लाइट्स के लिए पैसे रखे थे, लेकिन फ्लड लाइट से काम नहीं होगा ना। नियाज स्टेडियम के इंक्लोजर्स की हालत बहुत खराब है, आउटफील्ड बहुत बुरी हालत में है। तो मेरे ख्याल में अगर एक साल में पीसीबी भरपूर कोशिश कर ले, फैसलाबाद चले, फैसलाबाद की टीम बिकी नहीं, लेकिन इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में मोहसिन नकवी साहब के दौर में दोबारा ये स्टेडियम रिवाइव हुआ और अभी हमने साउथ अफ्रीका के मैचेस देखे। लेकिन नियाज स्टेडियम हैदराबाद और जिन्ना स्टेडियम सियालकोट, इन दोनों को होम ग्राउंड बनाकर इन फ्रेंचाइजीज के हवाले करना, ये मेरे ख्याल में पीसीबी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो ऑलरेडी नेशनल स्टेडियम कराची हो या पिंडी हो, इसमें भी रेनोवेशन का काम कर रहा है। इसमें भी जो है वो तरतीब दे रहा है कि किस तरीके से किस वक्त ये किया जा सकता है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक के बाद वापस आकर पाकिस्तान सुपर लीग और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी खबरों पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और ब्रेक से पहले पाकिस्तान सुपर लीग पर हम बात कर रहे थे। पाकिस्तान सुपर लीग की जो 2 टीमें फ़रोख्त हुई हैं, हैदराबाद के ग्राउंड के हवाले से, जिन्ना ग्राउंड के हवाले से, और बहुत सारे लोगों में थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी है कि 175 करोड़ में कोई समझ रहा है कि 10 साल के लिए फ़रोख्त हुई है, कोई क्या समझ रहा है। तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी है, थोड़ी क्लैरिटी लाना भी उसमें ज़रूरी है कि ये सालाना फ़ीस है हैदराबाद और सियालकोट की, जो कि उन्होंने हर साल देने 10 साल के लिए, और 3 साल तक वो टीम फ़रोख्त नहीं कर सकते हैं। 3 साल के बाद वो टीम फ़रोख्त कर सकते हैं। जबकि मुल्तान सुल्तान का जहाँ तक मामला है वो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर है और अगले साल जो है वो उसको फ़रोख्त के लिए पेश किया जाएगा। भट्टी साहब, ये सालाना फ़ीस ही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी कि शायद ये 10 साल के लिए फ़रोख्त हो रही है, इतने कम पैसों में फ़रोख्त हो रही है। ख़ास तौर पे जो हमारे जो पड़ोसी हैं इंडियंस, वो बड़ा ट्रोल कर रहे हैं मुख्तलिफ ट्वीट्स के नीचे, मुख्तलिफ फेसबुक पोस्ट के नीचे, कि इतने कम पैसों में टीमें फ़रोख्त हो गई, क्योंकि उनकी जो टीमें हैं वो ज़ाहिर 1000 करोड़, 2000 करोड़, 2500 करोड़ तक की होती। जी हाँ, बिल्कुल इमरान, ये 1 साल के पैसे हैं और उसके एवज जो डॉक्यूमेंट्स में हमने पढ़ा है कि पीसीबी हर साल इन दोनों टीमों को 85 करोड़ रुपए का जो एक पार्टिसिपेशन मनी है, ये जो प्रॉफिट है वो देगा। लेकिन हमारी मार्केट को देखते हुए, पड़ोसी जो चाहे कह ले, लेकिन हमारी मार्केट को देखते हुए ये अच्छा खासा पैसा है। सिर्फ ये 1.25 अरब रुपए नहीं है, इसके अलावा जो चार्टर्ड फ्लाइट्स हैं उनका अखराजात होते हैं, प्लेयरों को जो पैसे दिए जाते हैं उनके अखराजात हैं, खाने पीने के बेतहाशा उसमें लवाजमात होते हैं। तो अगर पाक रुपी में हम देख लें तो एक टीम को अंदाजन 5-5, 6-6 अरब रुपए सालाना खर्च करने होंगे। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अमाउंट है और पीएसएल की सक्सेस है कि इतने बड़े अमाउंट में आज हमारी 2 टीमें बिकी हैं और अल्लाह करेगा कि हमारा टूर्नामेंट भी अच्छा, इसी इसमें तरीके से कामयाबी। हाँ, इसमें भट्टी साहब थोड़ा सा ये जिसका भी फैसला था, मुझे नहीं पता शायद मोहसिन नकवी का है या सलमान नसीर का फैसला है या इनका कलेक्टिव एक डिसीजन है पीएसएल की टीम इंतज़ामिया का, कि वो जो रोड शो हुए हैं लंदन में, न्यूयॉर्क में, उससे बड़ा फ़ायदा हुआ है। क्योंकि हमने जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन देखे हैं ऑक्शन में, वो ज़्यादा बोली में शरीक नहीं थे। ज़्यादातर जो बिजनेसमैन हैं वो अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूके से, यहाँ से जो बिजनेसमैन हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व थे उसमें और वो ज़्यादा पैसे लगा रहे थे। अगर ये पाकिस्तानी बिजनेसमैन होते सिर्फ और वो रोड शो ना होता, तो शायद ये दोनों टीमें 140 करोड़, मैक्सिमम 150 करोड़ में फ़रोख्त होती। बिल्कुल, देखें वो जो रोड शो हुआ उसका फायदा भी हुआ, लेकिन ये जो किंग्समैन एक कंपनी है ह्यूस्टन अमेरिका की, अगर आपके नॉलेज में हो कि इनकी टीम पीसीबी का जो प्रेसिडेंट कप है उसमें ग्रेड 2 में भी पार्टिसिपेट करती है। और इसके अलावा पाकिस्तान टीम के जो फॉरेन हेड कोच थे 2023 के वर्ल्ड कप में 2-3 बार पाकिस्तान टीम के साथ फील्डिंग कोच भी रहे, ग्रांट ब्रैडबर्न, वो इनके साथ जुड़े हुए। और फिर बहुत सारे पाकिस्तानी इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेटर्स जो अमेरिका गए और वहां पर रह रहे हैं,
वो भी इन्हीं के ग्रुप के जरिए वहां गए और इन्होंने ही उनको वहां पर लीगल स्टेटस दिलवाया। दूसरी तरफ ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला जो ग्रुप है, इसमें कामिल खान आपको नजर आए होंगे। कामिल खान पाकिस्तान के जो फॉर्मर कैप्टन है वकार यूनुस, उनके हमजुल्फ हैं। वकार अच्छा, यूनुस की जो छोटी साली है उनके शौहर हैं। सिडनी में काफी बाअसर है। मैं ये अक्सर, पाकिस्तान लेजेंड्स के भी मालिक हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। पाकिस्तान लेजेंड्स भी शाहिद आफरीदी वगैरह के साथ कामिल खान ही उसमें पेश थे। और ब्रेटली वगैरह जो ऑस्ट्रेलियंस हैं, उनसे इनकी बड़ी दोस्ती है। सिडनी में काफी ये सोशल सर्कल्स में इन्फ्लुएंशियल है। तो इसके बावजूद मेरे ख्याल में रोड शो ने अट्रैक्ट जरूर किया, लेकिन मुझे मायूसी हुई कि पाकिस्तान की कंपनियां आई तो सही, लेकिन इनके करीब भी कोई नहीं पहुंच सकी। बल्कि एक और जो तीसरी कंपनी थी, सुनने में आ रहा है कि गालिबन जो 1 अरब 72 करोड़ तक गई थी, I2C, वो शायद I2। अब मुल्तान, जी वो मुल्तान सुल्तान लेने में इंटरेस्टेड है। लेकिन अब जो भी मुल्तान सुल्तान लेगा, जिस तरह ये टीमें बिकी हैं, मेरे ख्याल में वो अब 2 अरब से नीचे उसकी प्राइस आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ा मैं समझता हूँ कि सलमान नसीर तकरीब में कह रहे थे कि मैंने अभी तक कन्विंस किया है मोहसिन नकवी को कि मुल्तान सुल्तान को भी हाथों हाथ फ़रोख्त कर देते हैं। लेकिन मोहसिन नकवी को शायद उन्होंने फ्यूचर जो है वो देख लिया था कि ये जब 185-175 करोड़ में जा सकती हैं तो मुल्तान सुल्तान फिर डबल सेंचुरी जो है वो क्रॉस कर सकती है। और हो सकता है कि सबसे महंगी जो टीम है वो मुल्तान सुल्तान अगले सीज़न के लिए दस्तयाब हो। और I2C जो कि बहुत उन्होंने मेहनत की, बहुत उन्होंने मतलब 172 करोड़ तक भी वो गए, लेकिन उनको टीम नहीं मिली। तो मैं तो समझता हूँ क्योंकि वो अंकल की एक पिक्चर भी वायरल है और सारे जो फैंस हैं वो ये कह रहे हैं कि यार ये अंकल जो हैं वो टीम डिज़र्व करते हैं, तो मुल्तान सुल्तान उनको दे दें। बिल्कुल दे देनी चाहिए। मतलब ऐसे कैरेक्टर्स जो हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट को इनकी जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ स्पॉन्सरशिप की जरा कमी है। तो मेरे ख्याल में ऐसे लोग आएंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट फ्लरिश होगी। और माजी में जो फ्रेंचाइज ओनर्स को छोटी मोटी पीसीबी से शिकायतें रही हैं, मेरे ख्याल में अब उनका भी इजाला करके आगे बढ़ना चाहिए, ताकि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो कंट्रोवर्सी फ्री हो। अच्छा भट्टी साहब, ये बड़ा एक मुश्किल मरहला होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी और PSL इंतज़ामिया के लिए भी, क्योंकि पहले तो हम देखते थे कि 6 टीमें थी, अब 8 टीमें हैं। तो आपको अब लोकल टैलेंट भी ज़्यादा चाहिए, प्लेयर ऑफ पूल भी बड़ा चाहिए पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, और फॉरेन प्लेयर्स भी आपको ज़्यादा चाहिए होंगे। तो उसके लिए आप के पास क्या खबरें हैं, क्या अंदर प्लानिंग हो रही है? बड़े प्लेयर्स को लाने की बड़ी बातें होती हैं पाकिस्तान सुपर लीग में कि यार अभी जिन 2 प्लेयर्स ने रजिस्ट्रेशन कराई है, जिसमें मोइन अली हैं, फाफ डुप्लेसी हैं, उनके बारे में भी कहा गया यार ये तो रिटायर्ड प्लेयर हैं। तो ये जो करंट प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, इनको लाने के लिए क्या प्लानिंग हो रही है? मेरे ख्याल में इमरान बड़े प्लेयर्स के लिए प्लानिंग कर रहे होंगे, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि आईपीएल भी साथ साथ चल रही है, तो अभी पीसीबी अपने कार्ड शो नहीं कर रहा। लेकिन आप देखिएगा अच्छे और बड़े प्लेयर्स आएंगे पाकिस्तान। और पाकिस्तान की जो लीग है, माजी में भी इसमें बड़े बड़े नाम केविन पीटरसन टाइप के, कैरन पोलार्ड वगैरह शरीक होते रहे। इस बार भी अच्छे नाम आएंगे। और मुझे लग रहा है कि जो अमाउंट है प्लेटिनियम कैटेगरी का या दूसरी कैटेगरीज का, उसमें भी पीसीबी इजाफा करने जा रहा है। ठीक है, और बहुत ज़रूरी भी है ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इजाफा करे इसमें, क्योंकि इसमें फ़ॉरेन प्लेयर्स को अट्रैक्ट करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। फ़ॉरेन प्लेयर्स को यहाँ लाना, बड़े प्लेयर्स को यहाँ लाना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह जॉनी बेस्टो ने एक इंकशाफ किया डेविड वार्नर ने कि जॉनी बेस्टो भी PSL खेलना चाहते हैं, लेकिन इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड जो है वो उनको इजाज़त नहीं दे रहा। पाकिस्तान सुपर लीग पर हमने बात की, काफ़ी डिटेल बात की, जो 2 टीमें फ़रोख्त हुई हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम श्रीलंका में सीरीज़ खेल रही है। पहला T20 पाकिस्तान के नाम रहा, दूसरा मैच जो है वो बारिश की नज़र हुआ। आज जो है वो तीसरा मैच खेला जा रहा है और वर्ल्ड कप की तैयारियां हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आकर पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो T20 सीरीज़ है उस पर बात करें। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और पाकिस्तान और श्रीलंका तीसरे T20 में आज मद्दे मुकाबिल होंगे और बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप के लिए। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज़ है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्बिनेशन, प्लेइंग 11, ये सब कुछ पाकिस्तान ने फाइनल करना। भट्टी साहब, दूसरा मैच तो हमारा ज़ाया हो गया। पहले मैच में आप समझते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस थी और
जिन प्लेयर्स को आजमाना था पहले T20 में, यानी नाफे को आप लेके गए थे, अब्दुल समद को इसलिए लेके गए थे कि शायद वर्ल्ड कप में आप इनको लेके जाएं, तो वर्ल्ड कप में जब लेके जाना था तो मैच तो खिलाना था उनको। बिल्कुल, देखें मौका देना बहुत जरूरी था, लेकिन शायद पाकिस्तान पहले मैच में अपना कॉम्बिनेशन वो ट्राई करना चाहता था जो उनके मेन प्लेयर्स थे। तो मुझे नहीं लग रहा इमरान के शादाब खान के अलावा अब बहुत ज्यादा टीम में कोई उखाड़ पिछाड़ होगी। बाबर आजम वापस आ जाएंगे, शाहिन शाह अफरीदी फिट हो गए, वो आ जाएंगे, या हारिस रऊफ आ जाएंगे। लेकिन वेदर जो है अभी भी आज जो मैच होना है, तीसरा मैच, उसके लिए भी कोई अच्छी फोरकास्ट नहीं है। मैच ऑफिस बता रहा है कि फिर बारिश की पेशन गोई है, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम ने बड़ी कॉम्प्रीहेंसिवली बीट किया है श्रीलंका को। तो उम्मीद ये है कि ये जो फॉर्म है, जाहिर है श्रीलंका दुनिया की बड़ी टीमों में से तो शुमार नहीं हो सकती, लेकिन पाकिस्तान ने पिछले साल 34 में से 21 T20 इंटरनेशनल मैच जीते। लेकिन इस जीत के बावजूद सलमान अली आगा की जो परफॉर्मेंस है, जिसपे हम पिछले पूरे साल डिस्कस करते रहे, यहाँ भी वो फुल टॉस पे आउट हो गए। तो सलमान अली आगा का फॉर्म में आना, स्कोर करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, और सलमान अली आगा के साथ क्योंकि कैप्टन है, फ्रंट से लीड करना है उनको। उसके अलावा फ़खर जमान की जो फॉर्म है वो भी थोड़ी सी कंसर्निंग है, क्योंकि बड़ी इनिंग्स हम नहीं देख रहे हैं उनकी तरफ से आती हुई। बहुत लंबा अरसा हो गया, यूएई के खिलाफ उन्होंने 50 ज़रूर की थी शायद एशिया कप में, उसके बाद कोई बड़ी इनिंग्स उन्होंने नहीं खेली। तो वो भी बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं पाकिस्तान के लिए, और उनका फॉर्म में आना भी ज़रूरी है। बिल्कुल, फ़खर जमान जब से इंजरी के बाद आए हैं, पैचेस में वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन मुसलसल स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में सलमान अली आगा इंपॉर्टेंट है, फ़खर जमान इंपॉर्टेंट है, अबरार इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं कहता हूं कि 2026 का साल, जिसमें आज हम सेकंड वीक में दाखिल हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल में वो साल बाबर आजम का भी फ्यूचर डिसाइड करेगा। T20 वर्ल्ड कप है, वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज है, इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज है। तो बाबर आजम का स्कोर करना T20 वर्ल्ड कप में, ये भी पाकिस्तान की सिमत का तयन करेगा कि पाकिस्तान की टीम कहां जाती है। बिल्कुल, और पाकिस्तान का जो T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड है उसकी अनाउंसमेंट भी होने वाली है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और बहुत वो खबरें थी, तज्जिए थे, उससे हमें आगाह किया। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक के बाद वापस आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद, और ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो ड्राफ्ट है उसमें कुछ सरप्राइजेस रखे गए हैं PSL इंतज़ामिया की जानिब से, और 30 जनवरी को ये ड्राफ्ट हो सकता है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो T20 सीरीज़ पाकिस्तान में हो रही होगी, उस दौरान जो है वो ये ड्राफ्ट रखा जाएगा। हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, क्या सरप्राइजेज़ हैं, क्या डेट है, क्या वेन्यू है, क्या तफसीलात हैं ड्राफ्ट के हवाले से? जी, जनवरी के आखिर में 30 तारीख या उससे एक आध दिन पहले भी हो सकता है। ड्राफ्ट के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ्रेंचाइज के ऑनर्स के साथ मुशावरत शुरू कर दी है, और बाकायदा तौर पे जो प्लेयर्स की रजिस्ट्रेशन है इंटरनेशनल प्लेयर्स की, उसका अमल तो एक हफ्ता पहले ही शुरू हुआ था। तो अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइज के मालिकान के दरमियान बाकायदा तौर पर जो मीटिंग्स हैं वो जारी हैं। बल्कि आज जो सियालकोट की टीम है, नई टीम आई है, उसके जो ऑनर है उन्होंने बाकायदा तौर पर लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें उन्होंने कहा कि जनवरी के आखिर में और मोस्ट प्रोबेबली 30 तारीख को जो ड्राफ्ट होने का इम्कान भी है। तो जैसे ही प्लेयर्स फाइनल हो जाएंगे, तमाम जो मीटिंग्स हैं, तमाम जो फ्रेंचाइज ऑनर्स के साथ हतमी जो फैसला वो हो जाएगा, उसके बाद बाकायदा तौर पर ड्राफ्ट की जो तारीख है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से रिवील कर दी जाएगी। और इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और दीगर जो फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं उनके साथ मुशावरत जारी है। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा, ये एक खबर बीच में चली थी कि शायद 8 जो फ्रेंचाइज हैं उनको एक प्लेयर डायरेक्ट साइनिंग की इजाज़त दी जाए। उस पर अभी तक क्या डेवलपमेंट है? क्योंकि हमने ये सुना था कि क्योंकि अभी दो मालिकान हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, वो डिसाइडेड नहीं है। जब वो 2 मालिकान आ जाएंगे, 2 फ्रेंचाइजेज आ जाएंगी, तो उनकी मुशावरत से ये फैसला होगा कि आया डायरेक्ट साइनिंग होगी नहीं होगी, या फिर वही पुराना जो ड्राफ्ट सिस्टम है उसी के ज़रिए जाएंगे। तो ये इसके हवाले से कोई डेवलपमेंट हुई है? अभी हतमी तौर पे इसका फैसला नहीं हुआ। पिछले साल भी जो लास्ट सीजन था उसमें भी ये बातें चल रही थी कि एक प्लेयर को डायरेक्ट साइन कर सकती है फ्रेंचाइज,
लेकिन वो भी फाइनल नहीं हुआ था। तो अभी जैसे ही ये फाइनलाइजेशन हो जाएगी, तमाम जो मालिकान के साथ मीटिंग्स हो जाएंगी, तो उसके बाद होने का इम्कान है। लेकिन जो फ्रेंचाइज के ऑनर्स हैं, कल हमारी उनके साथ बात हुई थी, तो वो लोग चाहते हैं कि डायरेक्ट साइनिंग होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको के साथ वो राब्ते में है, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हो, इंग्लैंड के हों या दीगर ममालिक के हों, तो उनके साथ जैसे ही वो कमिटमेंट हो जाती है तो वो डायरेक्ट साइनिंग कर सकते हैं। बाकायदा तौर पे ये मुतालबा किया जो नई फ्रेंचाइज के ऑनर्स हैं उन्होंने भी, और दीगर जो फ्रेंचाइज के ऑनर्स हैं वो भी कहते हैं कि डायरेक्ट साइनिंग कम से कम एक तो होनी चाहिए। पिछली दफा भी लास्ट सीजन में भी ऐसा था कि एक प्लेयर की बातचीत चल रही थी लेकिन वो फाइनल नहीं हुआ था। तो अभी हो सकता है, और उसमें ये होगा कि नई जो फ्रेंचाइज है उनके लिए ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो पहले से एक बड़े प्लेयर को किसी को साइन कर सकती हैं, और उसके बाद क्योंकि रिटेन करना है प्लेयर्स को फ्रेंचाइज ने, तो वो भी उसमें भी उनके पास तकरीबन कोई ऑप्शन चार प्लेयर्स का बन जाएगा। अगर डायरेक्ट साइनिंग भी होती है और रिटेन 3 प्लेयर करते हैं तो उनके पास 4 ऑप्शंस मौजूद होंगी। तो वो लोग चाहते हैं कि डायरेक्ट साइनिंग हो। बिल्कुल, डायरेक्ट साइनिंग अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, और उसमें हमने ये सुना था कि शायद कोई लिमिटेड पर्स भी नहीं होगा, और जितने फ्रेंचाइज मालिकान चाहें उतने पैसे जो है वो उस प्लेयर को दे सकते हैं। अच्छा, मुश्किल ज़रूर होगा ड्राफ्ट इस मरतबा गुलाम मुर्तज़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लेयर सेलेक्ट करने, तकरीबन एक टीम ने 14 से 15 प्लेयर सेलेक्ट करने होंगे। डिपेंड्स कि उनको कितनी रिटेंशन की इजाज़त दी जाती है। 3 से 4 आई थिंक रिटेंशन या 5 मैक्सिमम रिटेंशन की इजाज़त दी जाएगी, जबकि हैदराबाद और जो सियालकोट की टीम है इन्होंने तो अपना पूरा स्क्वाड ही सेलेक्ट करना है। लेकिन एक मुश्किल इनके पास ज़रूर ये होगी कि जो पाकिस्तान का टॉप टैलेंट है वो किसी न किसी फ्रेंचाइज में अभी एडजस्टेड है, तो वो उनको वेट करना पड़ेगा कि किस किस को ये रिलीज़ करते हैं और फिर वो उनको अपनी टीम में शामिल करें। जी बिल्कुल, कल भी और आज भी जो क्योंकि सियालकोट की जो टीम है वो लाहौर बेस है, उनकी जानिब से भी, और बाकायदा तौर पे जो हैदराबाद की टीम है उनकी जानिब से भी, कि वो तो चाहते हैं कि कोई भी प्लेयर रिटेन ना हो। लेकिन जो पहले की फ्रेंचाइजीज हैं, 6 फ्रेंचाइज हैं, तो वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्लेयर रिटेन हो। लेकिन ज्यादा चांस इसी तरह दिखाई देता है कि 3 प्लेयर रिटेन होंगे और उसके बाद बाकी सारे प्लेयर जो है वो ड्राफ्ट में आ जाएंगे। तो लेकिन जो नई टीम है उनको भी ऑप्शन होगी, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि उनके पास सेकेंडरी जो प्लेयर्स हैं उनको चूज करने की ऑप्शन होगी, और उसके बाद वो ड्राफ्ट में जाएंगे। दो के ड्राफ्ट में पहली बारी जो नई फ्रेंचाइजीज हैं उन्हीं को मिलेगी। उससे पहले जो 3 प्लेयर्स होंगे या 5 प्लेयर होंगे रिटेन करना या उनको सिलेक्ट करना, तो वो लोग चाहते हैं नई फ्रेंचाइज वाले कि वो तमाम प्लेयर्स रिलीज कर दें, लेकिन पुरानी फ्रेंचाइज सारी चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स को रिटेन करें। तो मुश्किल जरूर होगी नई फ्रेंचाइज के लिए भी और पुरानी के लिए भी, क्योंकि जैसे शाहीन शाह अफरीदी है, हारिस रऊफ है, फखर जमान है, अब्दुल्ला शफीक है, सिकंदर रजा है, तो बहुत सारे प्लेयर इन्होंने रिटेन किए हुए लाहौर कलंदर ने। इसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड की सिचुएशन भी है, कोयटा ग्लैडिएटर की सिचुएशन भी है, पेशावर तलमी की और कराची की भी, मुल्तान की भी इसी तरह की है। तो वो लोग चाहेंगे ज्यादा प्लेयर्स रिटेन हो, क्योंकि उन्हें भी बहुत ज्यादा मुश्किलात हो सकती हैं। जो प्लेयर्स वो छोड़ेंगे वो दूसरी टीमें सेलेक्ट कर लेंगे। बिल्कुल, और कितने प्लेयर्स रिटेन होते हैं ये डिसाइड होना अभी बाकी है। और पाकिस्तान सुपर लीग की जो 2 टीमें हैं, सियालकोट और हैदराबाद, उसमें भी जो नाम है वो कंप्लीट नहीं हुए हैं अभी इनके। सियालकोट के आगे भी कुछ लगना है। हैदराबाद को लोग मशवरा दे रहे हैं हैदराबाद हंटर्स हों, हैदराबाद हॉक्स हों, जबकि सियालकोट को ये मशवरे दिए जा रहे हैं फैंस की जानिब से कि सियालकोट स्टैलियंस ही नाम रखा जाए, क्योंकि सियालकोट जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट हमारा खेलती थी स्टैलियंस की टीम, वो बड़ी सक्सेसफुल टीम थी। 6-7 उन्होंने टाइटल जीते थे नेशनल T20 के। तो ये भी अभी डिसाइड होना है उनके नाम। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। अगले हफ्ते एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।